बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए मौसूल होने वाले फंड्स 1 अरब रुपए से अबूर कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म इमरान खान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी ट्वीट में कहना था कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए मौसूल होने वाले फंड्स 1 अरब से बढ़ गए। ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल पर बैरून मुल्क मुकीम अपने पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने मुख्तसर अरसे में अहम संग मेल हासिल करने पर स्टेट बैंक समेत दीगर बैंकों की काविशों को भी सराहा। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की लागत में मुबीना इजाफा, वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार को तहकीकात का हुक्म दे दिया। जी हाँ, ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना तौर पर कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हक में दोबारा हदबंदी की गई, जिसके बायस मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए इजाफा हो गया। याद रहे, 85 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर पर इब्तदाई तखमीना 40 अरब रुपए था। तहकीकात की जाएगी कि किन वजूहात और किसके कहने पर असल मंसूबा तब्दील किया गया। मास्टर प्लान में गैर कानूनी तब्दीली में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में बदअमनी की सबसे भारी कीमत अफगानों के बाद पाकिस्तान ने चुकाई। पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगान अमन अमल के अहम मोड़ पर सहफरीकी इजलास का इनेकाद नहायत अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्तांबुल में तुर्क और अफगान वज़ीर ख़ारजा के साथ सहफरीकी इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है। वाहिद रास्ता जामे और वसी मुज़ाकरात हैं, इसीलिए हम तालिबान को बार बार मुज़ाकरात का कहते हैं। फैसला उन्हें खुद करना है। मैं समझता हूँ कि सहफरीकी फोरम को बरोकार लाते हुए न सिर्फ वजारती सतह पर बल्कि सिमिट लेवल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना चाहिए। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं, वाहिद रास्ता जामे और वसी मुज़ाकरात हैं। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की सूरत में अफगानों के पास एक नादिर मौका है। उन्हें चाहिए कि वो सब मिलकर मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाएं। उनका मजीद कहना था, हमारा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला हमारी सोच में यकसुई का मजहर है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि सी पैक मंसूबों के तहत नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना हमारी अवलीन तरजीह है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का समाजी राबिते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में कहना था कि सी पैक के नए इकनॉमिक जोन्स के गिर्द टेक्निकल इन्वेस्टिगेट को अपग्रेड किया जाएगा। गवादर टेक्निकल इंस्टीट्यूट इकनॉमिक जोन में नई सनत की जरूरियात पूरी करने के लिए सामने आ रहा है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने कराची का दौरा मनसूख कर दिया। कोरोना वबा से आवाम की जिंदगियों को लाहक संगीन खतरात के पेश नजर दौरा मनसूख किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे शहराज अहमद शराजी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शराजी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से लीगी नायब सदर ने क्यों दौरा मनसूख किया? देखिए, गजल मरियम नवाज शरीफ ने दौरा कराची मनसूख कर दिया है। जराये के मुताबिक कोरोना वबा से अवाम की जिंदगी को लाहक संगीन खतरात के पेश नजर जो है वो दौरा मनसूख किया गया है। अवाम और कारकुनान की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और कोरोना से बचाव की खातिर जो है ये फैसला किया गया है। ये कहना है तर्जुमान मुस्लिम मरियम औरंगजेब का। मरियम औरंगजेब जो है बाकायदा तस्दीक भी कर दी है और ये भी कहा है कि कुछ देर बाद जो है मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगी और कारकुनान से जो है बज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खिताब करेगी। इसके साथ मरियम नवाज ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो है वो आज कराची से आया था उनको, और वो 6 बजे जो है कराची उसने पहुंचा था। वहाँ पर जो है इन्हें 249 में जो है इस्माइल की रिहायशगाह से जो है बराह वहाँ पर जो है उन्होंने शिरकत करी थी और वहाँ पर एक बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून कारकुनान जो है वो जमा थे। उनसे उन्होंने खिताब किया था, लेकिन जो
आलमी वबा है कोरोना वायरस के खतरात जो है बढ़ते जा रहे हैं, केस में इजाफा होता जा रहा है, तो उसके बाद जो है खतरात के पेश नजर मरीम नवाज ने अपना दौरा मंसूख कर दिया है और अब जो है वो रायबंद में ही कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेगी। जी गजल। शराज अहमद शराजी हमें अपडेट्स कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, आमदन से जायद असासाजात केस लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नयाम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर 27 अप्रैल को समाअत करेगा। ख्वाजा आसिफ ने आमदन से ज्यादा साक्ष्यों के केस में जमानत पर रिहाई के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है, जबकि नैब ने अदालत से ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए इस्तदा की है। याद रहे, लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ जुडिशल रिमांड पर जेल में है। अदालत ने नैब को रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर रखी है। दूसरी जानिब आपको बताएं, सानहा मॉडल टाउन की दूसरी JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्तों पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच 29 अप्रैल को करेगा। दरख्वास्तों पर समाअत करने वाले 7 रुकनी फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान करेंगे। याद रहे, पुलिस इंस्पेक्टर रिजवान कादिर और कांस्टेबल खुरम रफीक ने सानहा मॉडल टाउन की दूसरी JIT की तश्कील के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत के बाद दूसरी JIT की तश्कील पर रद्द-ए-अमल रोक दिया था। दरख्वास्तों में JIT की तश्कील के अहकामात को कालअदम करार देने की इस्तदा की गई है। सदर ANP असफंदियार वली ने सानिया किस्सा खवानी पर बरतानिया से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा, तारीख को गलत रंग देकर गलतियों और जुल्म को छुपाया नहीं जा सकता। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंदियार वली खान का समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में कहना था कि सानहा किस्सा खवानी के 51 साल मुकम्मल होने पर अपनी गलती तस्लीम करते हुए बरतानवी हुकूमत को पार्लियामेंट में मुआफी मांगनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि पूरी दुनिया को ये बात मनवानी होगी कि अंग्रेजों ने इस वक्त ताकत का गलत इस्तेमाल करके सैकड़ों निहत्ते कारकुनान को शहीद किया। जिस तरह किस्सा खवानी के शोहदा ने अपनी मिट्टी की आज़ादी दिफा के लिए कुर्बानियां दी, हम भी इसी राह पर चलेंगे। याद रहे, अप्रैल 1930 को पेशावर के मशहूर किस्सा खवानी बाजार में अंग्रेज साम्राज्य ने जंग आज़ादी के मुतवल्लों पर गोलियां चलाई थी, जिससे सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो गए थे। बिलावल भुट्टो का मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव पर इजहार तशवीश। कहा, कोरोना की तीसरी लहर एयर रिपोर्ट्स पर निगरानी न होने से आई। इमरान खान को कोरोना रिलीफ फंड के 1 रुपए का हिसाब देना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने बयान में कहना था कि अगर हर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो कोरोना वायरस के फैलाव को बआसानी रोका जा सकता था। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती नाअहली के बाइस वबा पर काबू होगी। हुकूमत चाहती तो बड़े पैमाने पर वैक्सीन खरीदी जा सकती थी, मगर सिर्फ इमदाद पर इत्तफाक किया गया। दीगर सूबों के साथ सिंध हुकूमत की तर्ज पर वबा से बचाव के इकदाम करना होंगे। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी तीसरी लहर के फैलाव के कड़े वक्त में हेल्थ वर्कर्स के साथ खड़ी है। इमरान खान को समझाना होगा कि कोरोना को काबू किए बगैर मुआशी सरगर्मियों में तेजी मुमकिन नहीं। दूसरे जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना की खतरनाक लहर पर भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। भारत समेत दुनिया भर के कोरोना मुतासरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आलमी वबा से निपटने के लिए हम सबको मिलकर जदोजहद करना होगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भारी आवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहना था कि भारतीय अवाम कोरोना वबा की खतरनाक लहर से लड़ रहे हैं। भारत और दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी अपने ट्विटर बयान में कहना था कि कोरोना की मौजूदा लहर के तनाजुर में मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। कोरोना इस बात की एक बार फिर याद दहानी कराता है कि इंसानी इशूज पर रद्द-ए-अमल सियासत से हटकर होना चाहिए। पाकिस्तान इस वबा से निपटने के लिए मुमालिक से ताउन के लिए काम करता रहेगा। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज मैदान में उतर आई। 2 होटल सील जबकि 1 लाख रुपए तक जुर्माने भी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस और पाक फौज के जवानों को हमला तजारती मराकज का दौरा किया। इस दौरान कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर जुर्माने और सजाएं भी दी गई। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए पाक फौज को पुलिस और रेंजर्स की मदद के लिए तलब किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना वार्ड में मरीजों की गुंजाइश खत्म। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया। तयशुदा सर्जरीज को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किए जाने का फैसला। पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का डीन को लिखा खत मंजर आम पर आ गया। पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने डीन को लिखा खत लिखकर खत में कहा कि कोरोना केसेस में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसके बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया है। अस्पताल इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि तयशुदा सर्जरीज को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जाए। इसके अलावा कोविड-19 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड नंबर 2 में मौजूद मरीजों को दीगर ICUs में मुंतकिल किया जाएगा, जहां मतलूबा ऑक्सीजन प्रेशर बरकरार रखा जा सकेगा। खत में कहा गया है कि मज़कूरा सूरत हाल की रोशनी में मुतल्ला किया जाता है कि पिम्स में कोविड-19 के मरीजों को दाखिल करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है और मुतादिद मरीज इस वक्त इमरजेंसी रूम में ऑक्सीजन पर हैं। खत में यह भी कहा गया कि इस सूरत हाल में दरख्वास्त की जाती है कि वजारत नेशनल हेल्थ से राबिता किया जाए और मामले से आगाह किया जाए, ताकि वजारत इस्लामाबाद के दीगर तिब्बी मराकज में सहूलियात और इस्तेदाद कार को बढ़ाने और कोरोना के मरीजों को वहां इलाज मुहैया की जा सके। कोरोना के हवाले से नई पाबंदियां 17 मई तक नाफिज कलदम रहेंगी। NCOC का हुक्मनामा सूबों को इरसाल। NCOC फैसलों की रोशनी में इस्लामाबाद में पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में स्कूल्स, कॉलेज समेत तमाम तालीमी इदारे ईद तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स पर इंडोर आउटडोर डाइनिंग मुकम्मल बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। शाम 6 से सुबह सहरी तक हर किस्म की कारोबारी सरगर्मियां ममनू होगी। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर, सेहत मराकज, वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सरकारी निजी दफातर को निस्फ अमले के साथ सुबह 9 से दिन 2 बजे तक काम की इजाजत होगी। खबरें और भी, लेकिन शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं, तो उसको चाहिए कि राहत व आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। कराची में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बरास लिए चलते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो इस मामले के ऊपर गौर करें और हमारा जो है वो हाथ बटाएं। इसके अलावा हमने जो तमाम जो प्रिंट मीडिया का और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एडवर्टीज़मेंट के इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उसके बाद अब ज़्यादातर जगहों के ऊपर जो हमारे कारकुन सहाफ़ियों की तनख्वाहें हैं उनका मसला नहीं होना चाहिए। और पीबीए के साथ भी और एपीएनएस के साथ भी मैंने ये मामला उठाया है कि अब ये जो आपकी तनख्वाहों का इश्यूज़ हैं ये इसको रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है और इसको आप रिज़ॉल्व करें, और जहाँ पे नहीं रिज़ॉल्व होगा वहाँ पे भी हम मालिकान की भी और कारकुन सहाफ़ियों की भी मदद करेंगे कि वो इस मसले को ऊपर जो है वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमारे यहाँ जिस किस्म की इस वक्त हमने देखा है कि सिचुएशन हुई है उसमें जो हमारे तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर दबाव आया है, और उस दबाव को कम हम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए कि जो रमज़ान पैकेज है, रमज़ान के ऊपर हालांकि बहुत ख्याल था कि रमज़ान आएगा तो महंगाई की नई लहर आएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान के बाद जो कीमतों में जो कल महकमा शुमारियात ने अपना जो अनाउंस किया है इस वक्त महंगाई की रेशो, तो उसमें कमी आई है, बजाय बढ़ने के उसमें कमी आई है। तो काफ़ी तवील अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि किस इस्तेहकाम नज़र आ रहा है पाकिस्तान की मईशत में, और इस मईशत के इस्तेहकाम को रवां दवां रखने के लिए ज़रूरी है कि हम एक चीप पॉलिटिक्स में ना पड़ें। छोटे इश्यूज़ जो हैं वो होते हैं उनमें हम ना पड़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो कालदम जो तहरीक थी लब्बैक, इसके ऊपर हमने मामले को जिस तरीके से सुलझाया, उसके नतीजे में एक तरफ सियासी इस्तेहकाम वापस आया है, दूसरी तरफ लोगों की जान और माल की जो हिफाजत है वो हो सकी है, और रियासत ने अपनी रेट को भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अपोजिशन पार्टीज़ को चाहिए कि इसके ऊपर कोई सियासत जो है वो ना करें और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए संजीदगी से इस मामले के ऊपर आगे बढ़ें। और हम इस वक्त सियासत में कोई बहुत तलखी जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, हम सियासत में तलखियों को कम करना चाहते हैं। हमने अपना जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का प्रोसेस जो है वो इलेक्टोरल इस्लाहात की, इंतखाबी इस्लाहात की जो हमने तजावीज़ अपनी हैं वो असम्बली में रख दी हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिशन को उन इंतखाबी इस्लाहात को वो देखे, और अगर वो उन इंतखाबी इस्लाहात से मुतमईन नहीं है तो अपनी इंतखाबी इस्लाहात लेके आए। हम उनको भी चलाने के लिए तैयार हैं, उनको भी देखने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीकर साहब को ख़त लिखा, स्पीकर साहब ने अपोजिशन को ख़त लिखा। इसके साथ साथ जो दूसरा मामलात हैं, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है,
चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स की बात है, हम उसके ऊपर खुले दिल के साथ अपोजिशन के साथ बैठ के उनको आगे चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों जैसी हरकतें करेंगे, जैसे हमने आखिरी असम्बली सेशन में देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्पीकर के साथ जो रवैया अख्तियार किया, उसके बाद जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब जो रवैया अख्तियार कर रहे हैं, या जो इस वक्त ख़ुसूसन PMLN के लोग रवैया अख्तियार कर रहे हैं, तो लगता यूँ है कि वो सियासत को तल्ख़ रखना चाहते हैं। हम तो सियासत को एक इस तरह से लेके चलना चाहते हैं जो आइन और कानून के मुताबिक है। अगर आप अपने मुकदमात को, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना केस लड़े हैं, उनको ज़मानत हुई है, अब वो ज़मानत की जो वजूहात हैं हम उससे एग्री नहीं करते, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस थे वो कुछ ज़ुबानी एविडेंस के ऊपर तो बने नहीं है। $15 मिलियन की जो उनकी रकम है जो बाहर गई और फिर वो बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए वापस आई, किसी का कोई ओरल एविडेंस तो है नहीं। सो बजाय इसके कि वो केसेस के फैसले हों, वो केसेस जो हैं वो लंबे जा रहे हैं और उनमें ज़मानतें हो रही हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह के मुकदमात जो हैं उनका होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जो है वो हम अदालतों के सामने, अदालतों के ऊपर ही हमले कर दें। सो हम आइन और कानून को बालातर समझते हैं और उसके साथ जो है वो हम आगे चल रहे हैं। और यही जो है हम सिंध हुकूमत के साथ भी जो पूरी कोऑपरेशन है वो हम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से अगर कोऑपरेशन नहीं होती, और कई जगहों पे जिस तरह से ये मैंने सेहत कार्ड का आपको मामला दिया है, इसी तरीके से खुद पीपल्स पार्टी ने ये वादा किया था कि फाटा का जो पैसा है जो NFC से फाटा को दिया जाएगा, वो फाटा को नहीं मिला। इसी तरीके से जो वादे किए पीपल्स पार्टी ने वो पूरे नहीं किए, और अनफॉर्चुनेटली 2 सालों में 1600 अरब रुपया जो सिंध में आया है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं हो रही। और हमारे जो MPA साहिबान यहाँ पे बैठे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे बैठे हैं, जब वो सवाल करते हैं तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए जाते हैं। आपने देखा कि अलीम आदिल शेख ने जिस तरीके से इनके ऊपर जो पर्चे हुए, जिस तरीके से इन्होंने केस फाइट आउट किया, हमारे MPs के से सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, सिर्फ ये सवाल उठाने के ऊपर कि आखिर इतना पैसा जो सिंध में आया है वो गया किधर है। उसका हिसाब किताब जो है वो बहरहाल होना चाहिए। ये आवाम का पैसा है और वो पैसा जो है उसकी कोई हमारे सामने आनी चाहिए कि आपने उन पैसों का क्या किया है, किधर गए हैं, कैसे लगे हैं। और अब आप कराची की सिचुएशन देखें, वो कराची वाले कह रहे हैं कि नहीं, इनको बताया जाता है कि नहीं हमने तो और इलाकों में लगा दिए हैं। और इलाकों में देखें तो देखें घुटकी का क्या हाल है, जिसके ऊपर आप तेल की सब्सिडी ले रहे हैं। आप इस वक्त अगर सिंध को जो तेल में गैस की जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है वो तो घुटकी की ज़खायर में मिलती है, तो वहाँ पे उनको क्या मिलता है, बदीन को क्या मिलता है, बाकी ज़िला को क्या मिलता है। तो पूरे सिंध को एक खंडरात में तब्दील कर दिया गया है, जो जाहिर है ये अहम सवाल हैं जो हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो हमेशा सामने रखते हैं। उनका जवाब आने के बजाय उन पर मुकदमात अगर आप बना देंगे तो ये तो कोई तरीका जो है वो नहीं चलेगा। बहरहाल हम फिर समझते हैं कि हुकूमत में रहते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इस्लाहात की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और यही वो सोच है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अपोजिशन के साथ डील करना चाहते हैं। एक एक करके इंशाअल्लाह। देखें, पहली बात तो यह है कि वैक्सीन के हवाले से हम तमाम सूबों को ये समझते हैं कि वो वैक्सीन अपनी ख़रीदें और तमाम बोझ वफाक के ऊपर ना डालें। हमने इस वक्त जो अभी प्लान किया है वो तकरीबन इस वक्त तक तकरीबन हमारा 2 करोड़ 60 लाख लोगों को
हमारा वैक्सीन लगाने का इमीडिएट जो प्रोग्राम है जो चल रहा है। तकरीबन इस वक्त तक 17 लाख लोग जो है वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। अब जो सूबे हैं उसमें चाहे सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, हम चाहते हैं कि वो अपनी वैक्सीन्स भी ख़रीदें और अपने लोगों को वैक्सीन्स लगवाएं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक सूबों ने इस और ख़ुसूसन सिंध में ज़्यादा वो बात करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने, पंजाब ने तो फिर भी तकरीबन 1.5 अरब रुपया जो है वो इसके लिए अलहदा मुख्तस किया और वो उसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। सिंध ने तो 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया, और जब आप टेलीविज़न पे बैठते हैं तो फिर आप तनकीद शुरू कर देते हैं। सो आज भी मैं देख रहा था कि बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि कोरोना के हवाले से इक़दामात, तो कोरोना के हवाले से इक़दामात तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने करने हैं। ज़्यादा जो SOPs के ऊपर अमल दरामद कराना है, जो आपने फैसले करने हैं, वो तो आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कराने हैं। अगर आप 21% SOPs के ऊपर अमल दरामद करा पा रहे हैं और 79% आप नहीं करा पा रहे, तो इसमें वफाकी हुकूमत का कसूर तो नहीं। दूसरा जो आपने सेहत कार्ड का कहा, सेहत कार्ड का जो मामला है उसमें यह है कि 50% पैसे वफाक दे रहा है, 50% पैसे जो है वो सूबा दे रहा है। सिंध जो है वो अपने हिस्से का पैसा देने से इनकारी है, जिसकी वजह से वो जो सहूलत है वो यहाँ पे नहीं ला पा रहे। लेकिन इस वक्त फिर वही कमेटी एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, बोर्ड बनाया गया है, तो बतौर वज़ीर आला सिंध के जो खान साहब की टीम है वो ही मिसगाइड करती है खान साहब को और अच्छे फैसलों पर अमल दरामद होने नहीं। तो ये सिंध के 3 अस्पताल में आपकी नज़र क्यों है? देखें, जो ये अस्पताल है, पहली बात तो यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वफाक को जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए किया कि ये तीनों अस्पताल करप्शन का गढ़ बन गए थे। ये तीनों अस्पताल जो हैं वो मिसमैनेजमेंट, बद इंतज़ामी की एक मिसाल थे, और इनके अंदर तमाम जो स्ट्रक्चर था उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया था। सिर्फ एक जो आपके साबिक वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने अपने को CEO साहब जो रखे, जो उनके रिश्तेदार थे, उसी को ही को मेरा ख्याल है 20-25 लाख रुपए की नौकरी दे दी, 65 लाख रुपए की नौकरी के ऊपर रख लिया। उसके बाद नीचे जो हज़ारों, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों की भर्तियां की गई, जिसके नतीजे में सारे अस्पताल ही बैठ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन हालात के मद्देनज़र ये कहा कि ये अस्पताल तो वफाक को टेक ओवर करने चाहिए, और हमने तो बड़ी कोशिश की कि ये अस्पताल जो है वो वफाक के बजाय सूबे में रहें, लेकिन कोई भी जो सूबे के जो इस वक्त मुंतज़मीन हैं वो अपनी हरकतों को ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब भी बहरहाल हमारी ये कोशिश है कि जो बोर्ड बने उसमें सूबा और वफाक मिलकर इन अस्पतालों को एक बेहतर मैनेजमेंट दे सकें। हमारा असल इंटरेस्ट सिंध के और कराची के, ये जो हमारे कराची के ज़्यादा क्योंकि कराची में है, उनके जो लोगों के मसाइल हैं उन सेहत से मतलब उनको दूर करना है। तो पूरे सिंध को फ़ायदा होगा, ये अस्पताल बेहतर होंगे। सही। 47 साल तक चलेगी। और दूसरी बात कि आप इलेक्शन कमीशन के SOPs की बात करें तो आपके अपने पार्टी के लोग उस SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मना किया गया था, पाबंदी आई थी इलेक्शन कमीशन की जाने से, लेकिन उसके बावजूद खुर्रम शेख समाज ने कुछ दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सही। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो वैक्सीन है ना, वैक्सीन का ये जो अभी की हमारी वबा है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसलिए कि जो वैक्सीन है उसको जो शेड्यूल है, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो वैक्सीनेशन की जो इस वक्त प्लानिंग है वो बहुत मुल्कों से बशमूल यूरोप से भी बहुत बेहतर है। इस वक्त पूरी दुनिया में जब से हिंदुस्तान में इतना बड़ा क्राइसिस आया तो वैक्सीन की तो शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि 3 ही, अमेरिका तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा वैक्सीन। सो अमेरिका के अंदर तो वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने पे बैन है। 3 ममालिक हैं जो वैक्सीन को थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें एक हिंदुस्तान था, दूसरा चाइना है और तीसरा रशिया है। रशिया बहुत थोड़ी मिकदार में वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है। हिंदुस्तान ने चूँकि उसका इतना बड़ा क्राइसिस अपना हो गया, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट रोक दी। चाइना वो वाहिद मुल्क है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा पहली बात तो यह है कि वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है दुनिया में इस वक्त, तो पहले तो ये ज़हन में रखिए।
दूसरी ये है कि जो वैक्सीन आप मंगवाएंगे, फॉर एग्जांपल अभी हमारी कल जो है वो 5 लाख वैक्सीन जो है वो पहुंची है कोविड की, इसके बाद 10 लाख जो है वैक्सीन और आ रही है। ये वैक्सीन सिर्फ मंगवाना प्रॉब्लम नहीं है, इसको लगाने के लिए भी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये नहीं है कि आपको सड़कों पे खड़े हो जाएंगे और जो बंदा नज़र आएगा उसको टीका लगा देंगे, ऐसे नहीं होगा। इसका एक प्रोसेस है, उसकी एक पूरी चेन है, कोल्ड चेन चाहिए उसको पूरा। ये जो वैक्सीन है ये कम से कम हमें 147 नहीं लेकिन 1 साल ज़रूर लगेगा हमें अपनी पॉपुलेशन को टारगेट में पहुंचते। तो अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम इतना नुकसान अपना करवा बैठेंगे 1 साल में कि हमारे लिए वैक्सीन होना ना होना बराबर हो जाएगी, और या हम पहली 2 जिस तरह से हमने लहरों का मुकाबला किया उस तरह से हम मुकाबला करें ताकि हम वैक्सीनेशन का जो हमारा मामला है वो आगे चलता रहे और उसमें बेहतरी आए। ये पाक फौज की तरफ से, मैं डिफेंस डिपार्टमेंट से चेक कर लेता हूँ कि उनकी क्या पॉलिसी है, एंड आई विल गेट बैक। देखिए, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो केसेस हैं, पीटीआई में ये पहला वाकया नहीं है। पीटीआई में इससे पहले बाबर अवान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगे, उन्होंने रिज़ाइन किया, उन्होंने अपना मुकाबला किया, फिर वो वापस आए। अलीम खान साहब के ऊपर केस बना, उन्होंने जो है वो रिज़ाइन किया, वो जेल गए, उन्होंने अपनी बेल कराई, वापस आए। सब्तैन साहब के ऊपर भी यही हुआ। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी जो केसेस हैं या जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसका वो जवाब दे रहे हैं, और उसको जवाब दे के जो उसके मुताबिक वो वापस आएंगे। एमएनए या एमपीएस हों, देखिए तरीन साहब भी इमरान खान को जानते हैं, और जो लोग भी इमरान खान को जानते हैं उनको पता है कि उनको प्रेशराइज या ब्लैकमेल तो किया ही नहीं जा सकता। ना ही पीटीआई में फ्रैंकली कोई पीपल्स पार्टी या नून की तरह ये रवाज है कि आप पहुंच जाएंगे तो वो पीएम उस वक्त उठा के फ़ोन कर देंगे कि नहीं इसको छोड़ दें। ये पीटीआई का कल्चर नहीं है, और इमरान खान तो इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो ना ही जहांगीर तरीन साहब की ही ये तवक्को है इमरान खान से। वो भी कहते, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं केसेस का सामना नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं मैं केसेस का सामना करूँगा। जो बाकी उनकी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक मामला है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब पहले ही कह चुके हैं कि उसके ऊपर उनको पूरी तसल्ली दी जाएगी कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था शहरी इलाकों में कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है, भारत में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत हो गई है। इस वक्त मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की अवाम भारत की अवाम के साथ खड़े हैं। इसके अलावा उनका मजीद कहना था कि अगर अवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। 79% आबादी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही। लाहौर में मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सपोर्ट शो की, उससे हुकूमत लरसती रही, कांपती रही और आज तक दोबारा संभलने में नहीं आई। तो वो भी एक कामयाब दौर था, और इंशाअल्लाह आगे जो PDM फैसले करेगी वो भी अवाम की तवक्कुआत की एन तर्जुमानी होगी इंशाअल्लाह। बहुत से बात तवक्को होती है कि नून से शीन निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा बाहर आ गए, क्या मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब मिलकर PDM के मामला को चलाएंगे, या फिर कौन लीड कौन करेगा? 30-40 साल से मेरे ख्याल है, जब मैं छोटी थी तब से मैं ये बातें सुन रही हूँ। नून से शीन निकलेगी, शीन से नून निकलेगी, ना नून से शीन निकली ना शीन से नून निकली, वो निकल सकते ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब में जो ताल्लुक़ है और शरीफ फैमिली के अंदर जो वो एक दूसरे का जो जिस एहतराम और मोहब्बत और अकीदत में के रिश्ते से वो जुड़े हैं, इसका शायद अहाता या अंदाज़ा ऐसे लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है जो इसके साथ तवक्कुआत जोड़ के बैठे हुए हैं।
और जहाँ तक सियासी बात है तो शहबाज शरीफ साहब का, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इस तरह से जेल में रहना और इतनी हिम्मत और हौसले से जेल काटना इस बात का सबूत है कि वो आज भी नवाज शरीफ के साथ उसी तरह खड़े हैं, जमात के साथ उसी तरह खड़े हैं और नवाज शरीफ को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने पे तैयार नहीं हैं और अगर ज़रा से भी तैयार होते, थोड़ी सी भी अपनी आमादगी जाहिर करते तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और आज वो यूं जेलों में ना पड़े होते। जब बहुत बहादुरी से 2 मरतबा जेल शहबाज साहब ने काटी और हमज़ा ने शायद सबसे लंबी जेल काटी है और इतने बहादुरी के साथ काटी है, तो जो समझते हैं कि वो दरार आ जाएगी या लाना चाहते हैं, ये उनकी विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमज़ा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूं हैं और यूं रहेंगे। मुखालिफिन को नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। तोशाखाना केस के अंदर हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की जितनी जायदाद है उसको प्रूफ करना चाहती है, फिर उसके बाद कुछ रोज पहले यहाँ भी हमला किया गया और ये कहा गया कि हम जाती हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, क्या कहेंगे ये कैसे आप करते हैं? तो आपने 2 सवाल पूछे। सबसे पहले तो तोशाखाना केस में आ जाए, मुझे इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है कि उनको जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, रातों रात जो कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ हुई, जिस तरह से हुई, वो एक बड़ी मुज़िका खेज़ बात थी। उसका एक ही मकसद था जो कि पाकिस्तान के अवाम अच्छे तरीके से जानते हैं, देख चुके हैं। उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का एक ही मकसद था कि नवाज शरीफ की सेहत जब इनको पता चला कि पहले से बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी रिस्यूम करने जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दोबारा से लंदन से शुरू करने जा रहे हैं और वो पीडीएम के जलसों में तकारीर भी करेंगे, शिरकत भी करेंगे और उनकी जो पब्लिक अपील है वो भी सामने आएगी। तो ये बहुत बुरी तरह डर गए और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मियाँ साहब को खींच के पाकिस्तान वापस लेके आएँ। उन्होंने बरतानिया से रब्ता किया, वहाँ से मायूसी हुई क्योंकि बरतानिया के जो इंसाफ है वो बिकता नहीं है, वहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ से जब इनको मायूसी का सामना हुआ तो यहाँ उन्होंने बड़े तरीके से उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो है वो पॉलिटिक्स करे, क्योंकि ये इतना डरते हैं नवाज शरीफ से कि ये वो बाहर बैठ के भी अफोर्ड नहीं कर सकते और सही डरते हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, मैं इनको इस बात में क्रेडिट देती हूँ कि सही डरते हैं। उसने नवाज शरीफ ने बाहर से बैठ के घर में घुस के इनको मारा और एक के बाद एक इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, अवाम की मदद से उसने बाहर बैठ के इनको हराया। दस्का में 2 दफ़ा इलेक्शन हुआ, 2 दफ़ा लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर न सिर्फ उसको माना, उस पर लब्बैक कहा और वोट की हुर्मत की हिफाजत की, इनके हल्क से अपनी सीट निकलवाई, वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़ा और दोबारा मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। चाहे वो वजीराबाद का इलेक्शन हो, चाहे वो डस्का का 2 दफ़ा इलेक्शन हो, चाहे वो KPK में नौशहरा का इलेक्शन हो। ये लोगों ने नवाज शरीफ के इस मुल्क में ना होने के बावजूद नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के नाम पे वोट डाला। तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा रहे और इनकी जो है वो इनको एक्सपोज करता रहे। और दूसरा, पाकिस्तान में भी जब नवाज शरीफ साहब थे या वो इनको लाना चाहते थे, वो इसलिए इनको नहीं लाना चाहते थे कि ये कोर्ट्स में जाएं, अपना केस फाइट करें, इसलिए कि उनको जेल की दीवारों के पीछे फेंक कर उनकी ज़बान बंद करना चाहते थे। और ज़बान बंद करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि नवाज शरीफ अगर पॉलिटिकल अरीना में होगा, नवाज शरीफ अगर सियासी मैदान में होगा, तो ना इमरान खान की, ना सिलेक्टेड की, ना सिलेक्टर्स की, इनका कोई चांस ही नहीं है। ये अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो तोशाखाना केस है, ये जो एब्सकॉन्डर इश्तिहारी डिक्लेयर करना है, ये सारी इसी चीज़ की
जो स्ट्रैटेजी है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये चाहे अपने ज़ख्म से लाएं, चाहे ये अपने हाथ मलते रह जाएं, नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शामिल है। भले ही उसकी आवाज़ बंद करें, भले ही उनकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी हो, भले ही मीडिया पर उनकी पाबंदी हो, ये भी एक खौफ का सबूत है, लेकिन उसकी तस्वीर अवाम के दिलों में है और अवाम आज भी उनकी तस्वीर नहीं देख सकते, उनकी तकरीर नहीं सुन सकते, उनकी आवाज़ पर पाबंदी है। लेकिन आज भी नवाज शरीफ के नाम पे वोट डल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, आपने एक बात की घर की, घर के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब इनको 30-35 साल पहले जो मेरे दादा और दादी की ने जब ये लैंड खरीदा, उसकी जो परचेज थी, उसमें जब इनको एक चीज़ नहीं मिली, एक इनको कोई कानून की या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी नहीं मिली, तो जिससे ये ज़मीन खरीदी गई, जिनका नाम है वहीदा बेगम, उसके कागजात खोल के बैठ गए और कहा कि उसके कागजात में कोई चीज़ मिसिंग है। अब वो मिसिंग थी या इन्होंने खुद गायब की, वो आप सब बेहतर जानते कि ये हुकूमत किस तरह से हथकंडे इस्तेमाल करती है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। रातों रात जिस तरह इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स को बिठा के जो स्टेटस है ज़मीन का वो तब्दील कराया और उसको हुकूमत पंजाब के नाम ट्रांसफ़र किया, जिसके ऊपर अब हमें स्टे मिल गई है। और कोई नोटिस, हम हमारा घर तोड़ने आ रहे हो ना, हमें नोटिस भेजा, हमें बुलाया, हमसे पूछा कि क्या स्टेटस है, कागजात दिखाएं। इनको सब पता है कि कागजात हमारे पूरे हैं, एक भी वायलेशन नहीं है और ये बिल्कुल कानूनी तरीके से खरीदी गई जायदाद है। तो अगर उसके बाद अगर आपकी आंखों पे इतनी पट्टी बंदी है विक्टिमाइजेशन की, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता, ये बात मेरी याद रखना। ये बताइएगा कि के कितने चांसेस है कि सबको तरीके साहब की मदद से वादे होती हैं और बहुत बड़ा ग्रुप के सामने बता आ चुका है। इस हवाले से क्या पंजाब और मरकज में नून लीग इस हवाले से कोशिश करेगी या पीडीएम इस हवाले से कोई एक तैयार करेगी? देखें, जितना बड़ा ग्रुप आपको नज़र आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है और वो ये बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। उसकी वजह ये है कि अब उनको अपने अपने हलकों में वापस जाना है। जो तारीखी नालायकी, नाअहली और जो मतलब पाकिस्तान के 73 सालों में इतनी नालायक और इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई कि लोग आज 120-130 रुपए किलो चीनी भी खरीदने को तैयार हैं, लाइंस में लगे हुए हैं रोज़े की हालत में, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। और अगर चीनी मिलती है तो वो फ़कीरों की तरह 1-1 किलो, 2-2 किलो, और उसके बाद वो आपके अंगूठे पे निशान लगाते हैं अनमिट स्याही का कि अब तुम्हें चीनी मिल गई, अब वापस ना आना चीनी लेने। ये हाल किया आपने अवाम का। रोज़े की हालत में अवाम दर बदर भटकने पर मजबूर है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। बनी गाला में इस तरह चीनी जाती है, गुजरा के घर में इस तरह चीनी जाती है, सिलेक्टर्स के घरों में इस तरह चीनी जाती है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप ये जान लें कि इन MNAs ने, इन MPs ने, जिनको आपने भानमती के कुंबे की तरह सिलेक्टर से प्रेशर बना के डलवा के जोड़ तो लिया था और 2018 का इलेक्शन में आपने धांधली करके जीत तो लिया था, अब उनको हलकों में वापस जाना है। वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं और वो ये जानते हैं, क्योंकि जब वो एक तो हलके में जा नहीं रहे डर के मारे, और जब इलेक्शन अनाउंस हुए और इनको हलकों में जाना पड़ा तो इनको तो पता चल जाएगा, अवाम इनके गिरेबान पकड़ेगी और पकड़ने चाहिए क्योंकि अवाम की जिंदगियां अजाब बना दी हैं। महंगी तो चीज़ नहीं मिल रही, लोगों के पास एक तो पहले कारोबार नहीं है, आपने इकोनॉमी का बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और अब लोगों के पास जब कुव्वतें खरीद नहीं रही, उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, खरीदते हैं चीज़ें, तो एक तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, ऊपर से महंगाई आसमान को छू रही है, लाकानूनियत आसमान को छू रही है। मतलब गवर्नेंस का कोई भी आप शोबा उठा के देख लें, ये हुकूमत सवाए नाकामी की तस्वीर के और कुछ नज़र नहीं आती।
तो अवाम इनका जब एहतसाब करेंगे इनको लग पता जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि ये इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें, ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। और इनके MNAs और MPAs वो बड़े समझदार लोग होते हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, इनको पता है, पब्लिक पल्स का सबको पता होता है। इसीलिए अब ये बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, असल में बात ये है कि ये PTI के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना, इमरान खान की नालायकी और नाअहली का बोझ ये नहीं ढोना चाहते। मैडम ये बताइएगा कि PDM ने कोशिश की दीपक पार्टी को बनाने एक करके नहीं, देखिए बात यह है कि इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि डस्का का इलेक्शन जब PTI ने कोर्ट में चैलेंज किया था और कहा था कि डस्का के इलेक्शन को रोका जाए, तो वो उन्होंने कोरोना नहीं लिखा उसमें। असल में बात ये थी कि ये मुस्लिम लीग नून का सामना नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ ये जानते हैं कि जहाँ जहाँ वोट पड़ेगा वहाँ वहाँ इंशाअल्लाह ताला शेर जीतेगा, नवाज शरीफ जीतेगा। तो ये इसको सिर्फ इस तनाजुर में, कोरोना के तनाजुर में ना देखा जाए। डस्का का इलेक्शन भी ये चाहते थे कि इनको अवाम में ना जाना पड़े, और सही चाहते थे। देखिए अवाम में गए तो कितनी बुरी तरह हारे। इसी तरह जो ये इलेक्शन कमीशन में गए हैं, इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कराची का, उससे कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। कोरोना के SOPs फॉलो अब इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है, हम उसको ऑनर करते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से भी, कराची की इंतज़ामिया से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि कोरोना के जो SOPs हैं उनको वोटिंग के प्रोसेस के दौरान उनको अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। हो सकता है, मैनेजेबल है, वो कोई जलसा नहीं होता, कोई जुलूस नहीं होता। आवाम से, कराची के आवाम से, NA 249 के आवाम से अपील करती हूँ कि अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो करके जाएं वोट देने। मास्क पहने, हो सके तो डबल मास्क पहने, बार बार जो है वो अपने हाथ भी धोएं, सर्फेसेस को हाथ लगाने से गुरेज करें। लेकिन जो कोरोना का बहाना है ना, स्पेशली PTI जब गई है कि ECP में कि इसको कैंसिल किया जाए, उससे भाई कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं। अगर उससे कोरोना का ताल्लुक होता ना तो पूरे पाकिस्तान में वो नज़र आ रहा होता कि ये कोरोना के बारे में कंसर्न्ड है। मैडम ये बताइएगा कि PDM ने कोशिश की, उधर से भी ले लेना, सारे यहाँ से ले लेना। हाँ, लाहौर में मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था धांधली करके शहबाज शरीफ को हराया गया। धांधली से मुसल्लत करदा लोगों की कारकर्दगी आपने देख ली। कराची के मसाइल पर बात करनी है, किसी पर कीचड़ नहीं उछालना। उन्होंने मजीद कहा PDM भरपूर तरीके से खड़ी है, इजलास जारी है। PDM की तहरीक बहुत कामयाब थी। PDM जलसों के बाद हुकूमत संभाल नहीं सकी। अवाम ने बाहर निकलकर PDM की हिमायत की। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के इसके लिए सबूत है कि वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में बदअमनी की सबसे भारी कीमत अफगानों के बाद पाकिस्तान ने चुकाए। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगान अमन अमल अहम मोड़ पर सैफरीकी इजलास का इनेकाद नहायत हिम्मत का हामिल है। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है, वाहिद रास्ता जामे और वसी मुज़ाकरात है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्तांबुल में तुर्क हम मनसब के साथ सैफरीकी इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना वार्ड में मरीजों की गुंजाइश खत्म। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया। तयशुदा सर्जरीज को गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किए जाने का फैसला। पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का डीन को लिखा खत मंजरे आम पर आ गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना वार्ड्स में मरीजों की गुंजाइश खत्म। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया। तयशुदा सर्जरीज को गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किए जाने का फैसला। पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का डीन को लिखा खत मंजर आम पर आ गया। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद लेने का फैसला। अगर एसओपीज पर ठीक तरीके से अमल दरामद ना किया गया तो हालात बदतर हो सकते हैं और शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हिफाजत के औकात दोपहर 2 बजे तक महदूद। 5% से ज्यादा केसेज वाले इजला में स्कूलों की बंदिश हो सकती है। वजीर आजम की कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। पाकिस्तानी अवाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे, सूरत हाल यही रही तो सख्ती करना नागुज़िर होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा और ऑक्सीजन की शदीद कमी की वजह से भारत की मिसाल आपके सामने है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, पार्लियामेंट हाउस को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज। अब तक पार्लियामेंट हाउस के 200 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो चुकी हैं, जिनमें से 15 मुलाजमीन और अफसरान का इंतकाल भी हो चुका। कोरोना के बढ़ते वार, पंजाब के मजीद 17 अजला में स्कूलों को बंद करने का फैसला। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा हफ्ते में 2 दिन स्कूल आएंगे। पंजाब के बाकी अजला में स्कूल एसओपीज पर भरपूर अमल दरामद के साथ पुराने शेड्यूल के मुताबिक खुले रहेंगे। स्कूलों को बंद रखने का फैसला मुश्किल है मगर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का ट्विटर बयान। कोरोना वायरस के कातिल वार जारी, मोहलिक जानलेवा वायरस बिफर गया। वायरस 157 अफराद की जिंदगियां निगल गया। हिलाकतों की तादाद 16,999 तक पहुंच गई। मुल्क भर में मजीद 5,908 अफराद में वायरस की तस्दीक। एनसीओसी। भारतीय किसानों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। किसानों ने एक बार फिर दारुल हुकूमत की तरफ बड़ा मार्च शुरू कर दिया। पंजाब से मुजाहिरीन की बड़ी तादाद नई दिल्ली के अतराफ जमा हो गई। किसानों का जुल्माना ज़राई कवानीन की वापसी तक डटे रहने का अज़्म। मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई। JNN की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में रहमतें बरकतें समेटने की पुरौनक नशरियात का आगाज 1 रमजान से शुरू हो चुका है। खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान में मां की मेजबानी के फराइज प्रोफेसर मोहम्मद एजाज बशीर और आकाश यासीन के साथ उलमा इकराम अपनी बेशकीमती राय से लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, जबकि सना खवान मुस्तफ़ा आकाए दो जहां की बारगाह में बुलहाए अकीदत पेश करके हमारे दिलों को मुनव्विर कर रहे हैं। दूसरी जानिब सिविल एविएशन का कैटेगरी सी में शामिल ममालिक पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों और मुसाफरों से मुतल्लिक कोरोना एसओपीज की मुद्दत में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी। कैटेगरी सी में भारत समेत 23 ममालिक शामिल हैं। कैटेगरी बी में शामिल मुल्कों से आने वालों के लिए 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, चीन और सऊदी अरब समेत 20 ममालिक कैटेगरी ए में शामिल हैं। इन ममालिक के मुसाफरों को कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना हासिल है।
कोरोना के बढ़ते केस, पंजाब के मजीद 17 अजला में स्कूलों को बंद करने का फैसला। जी हां, स्कूलों की बंदिश का ऐलान सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से समाजी राबितों की वेबसाइट पर जारी बयान में किया गया। उनका कहना था कि 9वीं से 12वीं जमातों के तलबा हफ्ते में 2 दिन स्कूल आएंगे। पंजाब के बाकी अजला में स्कूल SOPs पर भरपूर अमल दरामद के साथ पुराने शेड्यूल के मुताबिक खुले रहेंगे। मुराद रास का मजीद कहना था कि स्कूलों को बंद करने का फैसला मुश्किल लेकिन किसी भी कीमत पर उनकी जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते। याद रहे, सूबे के 13 अजला में 1ली ता 8वीं जमात तक स्कूल ईद उल फितर तक बंद ही रहेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, पार्लियामेंट हाउस को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज़। जराये के मुताबिक कोरोना से सैनेट और कौमी असम्बली का हर शोबा मुतासिर हुआ है, जिसके बाद शेड्यूल के तहत 2 हफ्ते तक चलने वाले पार्लियामेंट के इजलास को आज ही खत्म कर दिया गया। अब तक पार्लियामेंट हाउस के 200 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 15 मुलाजमीन और अफसरान का इंतकाल भी हो चुका। NIH ने चेयरमैन सैनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को संगीन सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद पार्लियामेंट हाउस को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज़ दी गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। एक रोज में 157 अमवात, हिलाकतों की तादाद 16,999 हो गई। मजीद 5,908 अफराद में वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक मुल्क गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा के आगाज से लेकर अब तक सबसे ज्यादा अमवात हुई। कोरोना के 52,402 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 5,908 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस मुस्बत आने की शरह 11.27% रही। दूसरी जानिब मरीख पर ताज़ा तरीन मिशन के साथ भेजे गए हेलीकॉप्टर ने अपनी दूसरी आजमाइशी परवाज भी कामयाबी से मुकम्मल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं नवीला हफीज की इस रिपोर्ट में। अमरीकी खलाई तहकीकाती अदारे नासा की वेबसाइट से जारी होने वाली खबर के मुताबिक इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की दूसरी परवाज 51.9 सेकंड तक जारी रही, जबकि इस दौरान इसने खुद को सिर्फ 5 डिग्री के मामूली जाविये पर झुकाते हुए दाएं बाएं मामूली हरकत भी की। अपनी दूसरी परवाज़ में ये नन्ना मरीख हेलीकॉप्टर 9 फुट की बुलंदी तक पहुंचा और एक जानिब 7 फुट हटने के बाद वापस अपने पहले मकाम पर आ गया, जबकि परवाज़ मुकम्मल होने पर वो ठीक इसी जगह पर दोबारा उतरा जहां से इसने परवाज़ शुरू की थी। नबीला हफीज़, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, बाबर आजम ने कमजोर तरीन हरीफ से हार को तकलीफ देह करार दिया। कहा, जल्द बैटिंग में मसाइल का हल तलाश करना होगा। दूसरे T20 जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था, ग्रीन शर्ट्स को यकतरफा फतह हासिल करना चाहती थी। हमने बहुत ही खराब क्रिकेट खेली। हमारे मिडल ऑर्डर बैटिंग मुश्किलात का सामना है, मगर इस मैच में तो पूरी बैटिंग लाइन ही मुतसलसल हो गई। ओपनर रन्स नहीं कर सके। सीरीज जीतने के लिए हमें बैटिंग में अपनी खामियों पर काबू पाना होगा। उनका मजीद कहना था कि जिम्बाब्वे के बॉलर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने सीरीज में जबरदस्त कमबैक करते हुए अपनी कंडीशनर का भरपूर फायदा उठाया। T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहा। मिडल ऑर्डर के कदमों पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। दूसरे जानिब महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। सिंध के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, ठट्टा, नवाबशाह, सक्खर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में। अगर मौसम की बात की जाए तो बारिशों के बाद इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई हसीन हो गया है, खुशगवार हो गया है। अभी भी इस्लामाबाद में जो है ठंडी टार हवाएं चल रही है। ताहम जो इस्लामाबाद के दीगर सेक्टर है वहाँ पर कहीं पर जो है बादलों ने डेरे जमाए हुए हैं, तो कहीं पर सूरज जो है अपनी जोबन पर है। ताहम महकमा मौसमियात ने यही कहा है कि आज इस्लामाबाद में मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा, खुश रहेगा। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद के दर्ज हरारत की, तो इस्लामाबाद में आज
टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात ने ये भी कहा है कि आज इस्लामाबाद में हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 63% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने ये भी कहा है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज जो है मौसम खुशगवार रहेगा, ताहम खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में जो है बारिशें भी हो सकती है। महकमे मौसमियात की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि 24 घंटों के दौरान जो है इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मौसम खुशगवार रहा था। हम जो पंजाब के कुछ इलाके हैं वहाँ पर बारिशें रिकॉर्ड की गई और साथ साथ सबसे ज़्यादा बारिशें जो है वो मुजफ्फरगढ़ में रिकॉर्ड की गई। जो सबसे ज़्यादा हरारत है वो मिट्टी में तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड की गई। अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद में जो है अभी भी बादलों का राज है, बादलों ने डेरे जमाए हुए हैं, लेकिन मतलब जो है वो आज इस्लामाबाद में जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है और मौसम जो है खुशगवार हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही है। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि आज जो है इस्लामाबाद का मौसम यूँ ही खुशगवार रहेगा और अगर मौसम इस तरह खुशगवार रहा, सुहाना रहा तो आज शाम को जो है अफ्तारी के बाद शहरी मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट का रुख करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है, काबिल जिक्र है कि जो आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस NCC ने पाबंदियाँ लगाई है तो शहरियों को उन पाबंदियों का भी जो है वो ख्याल रखने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया शहराज अहमद शराजी। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।